जो नतीजा आया है वो नतीजा भी यही कहा जाएगा कि ये हार भाजपा से कहीं ज़्यादा नरेंद्र मोदी की हार है। और भारतीय जनता पार्टी का आजकल तो मतलब दो ही गया है, दो ही चेहरा ना है भाई। एक नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है, उसके बाद जो अमित शाह का चेहरा है, इसके बाद तो किसी चेहरे का वहाँ कोई मतलब है नहीं। नरेंद्र मोदी ऐसे नहीं है कि अपराजय हैं, उनको पराजित किया जा सकता है। और ये दिखाई दे रहा है कि जो मुहिम देश में चल रही है, नीतीश कुमार, तेजस्वी, ये सब के सब लोग लगे हुए हैं, सबके ऊपर एक दबाव डाल रहा है कि सब लोग एक साथ आएँ और अगले चुनाव में इनसे मुक्ति पाएँ। और हमको ऐसा दिखाई दे रहा है कि 2024 में इनका पराजय जो है बिल्कुल असंभावी दिखाई दे रहा है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी ऐसा दिखाई दे रही है कि वो बागेश्वर बाबा के ही कंधे पर खड़ा होकर के चुनाव लड़ना चाहती है। ऐसा लग रहा है कि जैसे बागेश्वर बाबा ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होने वाले हैं या देश के प्रधानमंत्री होने वाले हैं। अभी इतना दिवालियापन किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो सकता है, ये कल्पना 10 बरस पहले, 5 बरस पहले आप नहीं कर सकते थे। आत्मविश्वास की कमी ये दिखाई दे रहा है। उनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, कोई इशू नहीं मिल रहा है, इसलिए वो इस तरह की चीज़ों का सहारा लेते हैं। जो निराश होता है, हताश होता है, वही जो है बाबा के यहाँ माने भभूत पर और झाड़ फूंक पर विश्वास जो है करता है। हमने देखा इंटरनेट पर कि उसका घर जो है किस तरह का था, यानी खंडहर होता हुआ उसका घर दिखाई दे रहा था और उसी स्थान पर एक महल जो है बना हुआ। तो ये माने क्या साबित करता है भाई? माने हम तो कहेंगे कि लोगों को कम से कम माने शर्म आनी चाहिए कि आप जाके उसका जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। जब प्रधानमंत्री जो है बजरंगबली का नारा लगा करके वोट हासिल करना चाहता है, वो जो है केरल फाइल की बात करता है, वो कश्मीर फाइल्स की बात करता है, तो गिरिराज वगैरह का क्या भी साथ है? ये लोग क्या हैं? तो ऊपर से जो बह रहा है, धारा आ रही है, वो नीचे आ रही है, ये साफ दिखाई दे रहा है। सुशील मोदी हो, फलाना हो, ठिकाना हो, क्या हो गया भाई? दिमाग खराब। आप लोग एक आंदोलन के उपज हैं और आंदोलन का उपज आदमी जो है वो कंधे पर बैठ करके माने एक बाबा के जो मैंने 25-26 बरस 27 बरस उम्र है, मेरे पोता से 1-2 साल बड़ा है वो, और मैंने हिंदुओं को एकजुट करो और हिंदू राष्ट्र बनाओ, हिंदुओं हथियार उठाओ, इस तरह की बोली बोल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं हेमंत कुमार। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं और कांग्रेस ने वहां बड़ी जीत हासिल की है। कांग्रेस की कर्नाटक में जो जीत मिली है कांग्रेस को, उस जीत के क्या राजनीतिक मायने हैं, उसका विपक्ष की एकजुटता की जो मुहिम चल रही है उसको कितना उससे बूस्टअप मिलेगा, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे आज राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा के पूर्व सदस्य शिवानंद तिवारी जी से। तिवारी जी, आप बताएं कि ये जो चुनाव का नतीजा आया है, दक्षिण में कर्नाटक ही एक ऐसा राज्य था जहां बीजेपी ने पहले ओपनिंग की थी और वहां से इस बार उसका बोरिया भी समेट दिया गया है, तो क्या लग रहा है आपको? नहीं, देखिए वहाँ जो हार हुई है, अरे आप देखिएगा कि जिस ढंग से चुनाव अभियान वहाँ चल रहा था, पूरा का पूरा चुनाव अभियान जो है वो नरेंद्र मोदी जी चला रहे थे और ऐसा लग रहा था कि अपने ही कंधे पर वो उसको जीत की ओर खींच करके ले जाएंगे। बिल्कुल उन्मादी ढंग से मैंने बजरंगबली का जय, बजरंगबली की जय, और ये कहना, मतदाताओं से अपील करना कि भाई आप जाइएगा वोट डालने के लिए, तो वोटिंग मशीन जब दबाइएगा उस समय बजरंगबली की जय बोलिएगा। क्या क्या उन्होंने नहीं कहा। वो केरल को लेकर के जो फिल्म आई है जिसके बारे में लोगों का कहना है कि ये कॉमनली जो है लोगों को डिवाइड कर रही है, उसमें ये दिखाया गया है कि केरल से 32,000 हिंदू लड़कियां जो है वो धर्म बदल करके उस लोगों ने इस्लाम कबूल किया और उनको कहाँ कहाँ दूसरे मुल्कों में, अफ़गानिस्तान में, तो यमन में भेजा गया, उनको आतंकवादी बना करके। ये सब कुछ जो है उन्होंने इस्तेमाल किया और पता नहीं उस आदमी को ये समझ है कि नहीं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हिंदुस्तान और सब लोग इसकी ओर मैंने निगाह रखते हैं कि हाँ साहब लोकतंत्र कैसा चल रहा है। अभी जो मैंने सूची लोगों ने बनाई है कि वहाँ जो लोकतंत्र में जो बोलने की आज़ादी होती है, लिखने की आज़ादी होती है, असहमति का जो अधिकार, हाँ उसको जो है मैंने वहाँ दिखाया जा रहा है कि दिन प्रतिदिन जो है वो सिकुड़ता जा रहा है। मैंने लोकतंत्र का दायरा जो है सिकुड़ता जा रहा है। तो
पूरा का पूरा ये अभी नैरेटिव जो है उन्होंने सेट किया चुनाव में, वही चुनाव लड़े और उसका जो नतीजा आया है वो नतीजा भी यही कहा जाएगा कि ये हार भाजपा से कहीं ज़्यादा नरेंद्र मोदी की हार है। और भारतीय जनता पार्टी का आजकल तो मतलब हो ही गया है, दो ही चेहरा ना है भाई, एक नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है, उसके बाद जो अमित शाह का चेहरा है, इसके बाद तो किसी चेहरे का वहाँ कोई मतलब है नहीं। तो ये हार जो है ये एक संदेश तो दे ही रहा है कि नरेंद्र मोदी ऐसे नहीं है कि अपराजय हैं, उनको पराजित किया जा सकता है। और ये दिखाई दे रहा है कि जो मुहिम देश में चल रही है, नीतीश कुमार, तेजस्वी, ये सब के सब लोग लगे हुए हैं कि सबको एक साथ ले आया जाए। जो रिस्पांस मिल रहा है उस रिस्पांस से भी ये पता चल रहा है, रिस्पांस इसलिए मिल रहा है कि सब लोग इस बात को देख रहे हैं कि अगर इसको रोका नहीं गया तो ये आदमी जो है लोकतंत्र को ख़त्म कर देगा। संविधान के प्रति कोई आस्था इनकी नहीं है और जिस ढंग से दुरुपयोग हो रहा है, अब जैसे केरल वाली फिल्म को लेकर के लोगों ने कहा, शबाना आजमी का हमने बयान देखा, शबाना आजमी ने कहा कि जो सेंसर बोर्ड है उसने जब पास कर दिया तो इसके विरोध का कोई औचित्य नहीं है। सवाल ये उठता है कि इस तरह की जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं में आप किस तरह के लोगों को बैठा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, जैसे इलेक्शन कमीशन में जो पिछले दिनों सदस्य बहाल हुए, आज नौकरी में है, आज वो इस्तीफा देते हैं और कल जो है वो चुनाव आयोग के सदस्य हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि किन लोगों को बैठाया जा रहा है। संस्थाएं जो चलती हैं व्यक्ति चलाता है, तो व्यक्ति का कमिटमेंट जो है वो किसके साथ है। तो इसलिए ये कह देना, शबाना आजमी का ये कह देना या मैंने सुप्रीम कोर्ट का ये कह देना कहीं हंगामा कोई नहीं हो रहा है, हंगामा नहीं हो रहा है, इसका क्या मतलब है भाई। आपके सामने मैंने केरल के बाद जो है तमिलनाडु ने उसको प्रतिबंधित किया, बंगाल ने प्रतिबंधित किया, क्यों प्रतिबंधित किया जा रहा है। तो शबाना आजमी वाला तर्क देके सुप्रीम कोर्ट नहीं ना बच सकता है। असली बात यही है कि जो लोकतंत्र की संस्थाएं हैं, जिनके सहारे लोकतंत्र चलता है, उन संस्थाओं को धीरे धीरे मिटाया जा रहा है। इस बात का एहसास जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को मैंने हो गया है या होता जा रहा है। यही जो है सबके ऊपर एक दबाव डाल रहा है कि सब लोग एक साथ आएँ और अगले चुनाव में इनसे मुक्ति पाएँ। और हमको ऐसा दिखाई दे रहा है कि 2024 में इनका पराजय जो है बिल्कुल असंभावी दिखाई दे रहा है। सिर्फ 3-4 जगह जो है मामला फिट कर लेना है आपको। बंगाल में किस ढंग से चुनाव मैंने लड़ा जाएगा, गठबंधन किस ढंग से होगा, या उत्तर प्रदेश में किस ढंग से होगा, या आपको केसीआर के यहाँ जो है तेलंगाना में किस ढंग से होगा। 3-4 स्टेट में अगर बात कर ली जाए, अब जैसे मध्य प्रदेश में अखिलेश भी लड़ते हैं, 1-1.5% वोट वो लेते हैं, वहाँ नहीं लड़े बल्कि कांग्रेस का सपोर्ट करे सब लोग मिलजुल करके, तो निश्चित रूप से इनको जाना है। क्योंकि देखिए बालाकोट हुआ और पुलवामा हुआ, उसके बाद जो है इनको वोट मिला था 39%, 40% के नीचे मिला था। तो आज जो स्थिति है, एंटी इनकम्बेंसी है, सब इनका भेद जो है धीरे धीरे खुलता जा रहा है। वैसी स्थिति में इस तरह से लड़ाई होगी तो ये कहीं रहेंगे नहीं मैदान में। तो आपका कहना है कि कर्नाटक चुनाव का जो नतीजा है, उसका जो संदेश है कि नरेंद्र मोदी अपराजय नहीं है। बिल्कुल। तो ये तो एक बात हुई। दूसरी बात यह है कि कर्नाटक में बहुत सारी चीज़ों को भी देखा गया कि वो चीज़ें वहाँ पर हारती हुई दिखी। जैसे कि वहाँ धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण करने की बहुत तेज़ कोशिश हुई, लेकिन उस पर क्या चीज़ें हावी थी जो वो उसको एक तरह से वो चल नहीं पाया वहाँ। यही सब जगह यही होगा। अब मान लीजिए कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी ऐसा दिखाई दे रही है कि वो बागेश्वर बाबा के ही कंधे पर खड़ा होकर के चुनाव लड़ना चाहती है। अभी एक आदमी ने हमको मैसेज किया कि जिस ढंग से इनकम टैक्स गोलंबर से लेकर के और बाकी जगहों पर माने बाबा बागेश्वर का माने होर्डिंग लगा हुआ है, उससे ऐसा लगता है, हाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे बागेश्वर बाबा ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होने वाले हैं या देश के प्रधानमंत्री होने वाले हैं। अभी इतना दिवालियापन किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो सकता है, ये कल्पना 10 बरस पहले 5 बरस पहले आप नहीं कर सकते थे। जो भारतीय जनता पार्टी का दिवालियापन दिखाई दे रहा है, सुशील मोदी हो, फलाना हो, ठिकाना हो, क्या हो गया भाई, दिमाग खराब। आप लोग एक आंदोलन के उपज हैं और आंदोलन का उपज आदमी जो है वो कंधे पर बैठ करके मैंने एक बाबा के जो मैंने 25-26 बरस 27 बरस उम्र है, मेरे पोता से 1-2 साल बड़ा है वो, और मैंने हिंदुओं को एकजुट करो और हिंदू राष्ट्र बनाओ, हिंदुओं हथियार उठाओ, इस तरह की बोली बोल रहा है।
आपने बागेश्वर की चर्चा की तो मैं बताना चाहता हूं कि आज जब वो बिहार की धरती पर आए और आकाश मार्ग से उनका आगमन हुआ, पटना एयरपोर्ट पर उतरे, तो उनकी अगवानी में जो लोग थे, जो चेहरे थे, उसमें मनोज तिवारी थे, उसमें रामकृपाल यादव थे, रामकृपाल यादव के पुत्र थे, अश्वनी चौबे के पुत्र थे, गिरिराज सिंह थे, ऐसे तमाम लोग थे जिनको बीजेपी के भीतर ये जाना जाता है। और बाकी लोग जो उनके लिए ट्वीट कर रहे हैं, चाहे उनके लिए फेसबुक पर अभियान चला रहे हैं, ऐसे तमाम लोग हैं। तो आप जो कह रहे हैं कि उनके भरोसे पूरी पार्टी हो गई है और एक तरह से पॉलिटिकल बैंकरप्सी के रूप में आप इसको देख रहे हैं, क्या कि ये तो इसमें बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे सुशील मोदी ही हुए, वो आंदोलन की उपज हैं, आप कह रहे हैं कि वो आंदोलन की उपज हैं। तो ऐसे लोगों का इस तरह की निर्भरता क्या दिखा रहा है? एकदम मैंने अपने ऊपर अविश्वास, आत्मविश्वास की कमी ये दिखाई दे रहा है। उनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, कोई इशू नहीं मिल रहा है, इसलिए वो इस तरह के चीज़ों का सहारा लेते हैं। जो निराश होता है, हताश होता है, वही जो है बाबा के यहाँ माने भभूत पर और झाड़ फूंक पर विश्वास जो है करता है। अब भला बताइए, रामकृपाल हो या गिरिराज को भी हम मानते हैं, इन लोगों ने माने शुरू से हम देखे हैं पढ़ते हुए, रामकृपाल जो है वार्ड काउंसिलर से राजनीति शुरू किया, उसी तरह से मैंने जनता युवा मोर्चा वगैरह से जो है गिरिराज ने राजनीति शुरू किया। ये लोग जो है इतना लंबे समय से काम करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं। और ये 4 दिन का लड़का, हमने देखा इंटरनेट पर कि उसका घर जो है किस तरह का था, यानी खंडहर होता हुआ उसका घर दिखाई दे रहा था, और उसी स्थान पर एक महल जो है बना हुआ। तो ये माने क्या साबित करता है भाई? माने हम तो कहेंगे कि लोगों को कम से कम माने शर्म आनी चाहिए कि आप जाके उसका जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। ये हालत हो गई है। तो ये आपके राजनीति का दिवालियापन है और भारतीय राजनीति को किस तरह का रूपांतरण ये हो रहा है इन लोगों के जरिए, वो दिखाई दे रहा है। और इनका क्या कसूर है? जब प्रधानमंत्री जो है बजरंगबली का नारा लगा करके वोट हासिल करना चाहता है, वो जो है केरल फाइल की बात करता है, वो कश्मीर फाइल्स की बात करता है, तो गिरिराज वगैरह का क्या भी साथ है? ये लोग क्या हैं? तो ऊपर से जो बह रहा है, धारा आ रही है, वो नीचे आ रही है, ये साफ दिखाई दे रहा है। तो आपने सुना कि तिवारी जी ने हमको बताया कि कर्नाटक का जो विधानसभा चुनाव हुआ है उसके जो नतीजे आए हैं, उन नतीजों का क्या संदेश है। पहला संदेश इन्होंने बताया कि ये तय है कि नरेंद्र मोदी जी पराजय नहीं है, उनको हराया जा सकता है। कर्नाटक ने इसको दिखाया है और धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण हमेशा कामयाब नहीं होता है। इसको भी इस कर्नाटक के चुनाव ने इसका संकेत दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।